हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। तो एलटी केमिस्ट्री की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज ये लेक्चर 2 में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पहला टॉपिक है आज का बोहर्स थियरी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सीक्वेंस मैंने आपके गिवन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, जो आपको इजी हो उसके अकॉर्डिंग किया हुआ है। इसलिए लेक्चर 2 में आपको पहला टॉपिक दिखाई दे रहा है। लेक्चर 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले आप उसे कंप्लीट करें देन इसको समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोहर्स थ्योरी क्या कहती है? देखिए, आप लोगों ने सबने हमेशा से सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा कहा था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना। फिर ये थियरी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। किसने फेल किया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में गोल गोल घूम रहे हैं तो वो घूमते घूमते एनर्जी को लॉस करेंगे। एनर्जी को लॉस करके वो कहाँ आके गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में। तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। तो बोहर सर का क्या कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ओनली इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स। कुछ फिक्स लोकेशन है, कुछ फिक्स डिस्टेंस है जहाँ पर वो घूमेंगे। यानी कि मैंने तुमसे कहा कि एक न्यूक्लियस बनाओ और उसके चारों ओर घूमो, मतलब चारों ओर उसके एक सर्किल बनाओ, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बिठाओ, फिर एक और सर्किल बनाओ, फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन रखो। अब आपका सवाल ये होगा, या आप में से कई लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्किल बनाया तो पहला आपका क्वेश्चन ये होगा, अलग अलग मतलब जो आप लोग बनाएंगे, तो पहला ये हो सकता है कि कोई न्यूक्लियस के बहुत क्लोज बनाए सर्किल, कोई थोड़ा दूर बनाए, फिर दूसरा सर्किल और पहले सर्किल में कितना गैप होगा, कोई ज़्यादा बना सकता है, कोई बहुत कम बना सकता है। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन चारों ओर कहीं भी घूम जाएंगे। तो फिक्स शेल्स में फिक्स एनर्जी लेवल्स होंगे उनके, ठीक है, तो उन्हीं में वो घूम सकते हैं। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ इनको, सर्टेन ऑर्बिट्स, कि वो फिक्स शेल होंगे जहाँ पर वो घूमेंगे, उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूमते हैं जहाँ उनका एंगुलर मोमेंटम, क्या कहा मैंने, जहाँ उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल नंबर मल्टीपल होता है। h/2 का होल नंबर मल्टीपल मतलब या तो 1h/2 आएगा, या फिर 2h/2 आएगा, या फिर 3h/2, यानी कि n क्या है? एक होल नंबर इंटीजर है, ठीक है। तो h/2 का मल्टीपल, जैसे 2 का मल्टीपल क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ऐसे। तो वैसे ही 1h/2 2h। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे और फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr, खाली mv क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। जब रेडियस के अलॉन्ग यानी कि सर्कुलर पाथ हो तो वहाँ पे हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल नंबर मल्टीपल हो, वहीं पर वो इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। यही कंडीशन है सर्टेन ऑर्बिट्स की, राइट। तो ये कहानी है। उसके बाद बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा ना सर, आपने कहा कि सर्किल बनाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, तो उस एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया गया। तो n मतलब कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड, कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी z² के। तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना है, क्योंकि यहाँ पे से जब मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है, नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है, नेगेटिव लगा देते हैं, चलो ठीक है। तो तुम्हें यही ध्यान रखना है बस कि किस पे डिपेंड करता है। तो z क्या होता है यहाँ पे? z होता है एटॉमिक नंबर, z होता है एटॉमिक नंबर, और n होता है शेल। आगे बात समझ में? तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रेडियस के बारे में भी बताया गया, रेडियस, ठीक है, रेडियस कितनी होगी, कितना बड़ा सर्किल होगा, एनर्जी बताई। अब कितना बड़ा सर्किल होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² अपॉन z। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है,
इसमें कोई माइनस नहीं है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ ध्यान रखो, इन केस वैसे तो नहीं मिलेगा, इन केस अगर इसका बड़ा वाला फार्मूला भी है तो तुम्हारा आंसर इससे आ जाएगा, जिसमें ये दिखेगा और नेगेटिव साइन दिखेगा वो आपका सही आंसर है। तो क्लियर हुआ। तो बोहर ने क्या सिखाया आपको? बोहर का कहना यह है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहाँ पर घूमते हैं जहाँ उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल होता है, राइट। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल है उनकी एक अपनी एनर्जी होती है जिसे निकाला जाता है Z²/n² से, और उनकी अपनी एक रेडियस होती है, सॉरी उसको निकालते हैं हम n²/z से। क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी हमारे बोहर्स एटॉमिक थियरी की। अब उसके बाद इसकी आती हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसकी वो देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में क्या होगा कि पहला पॉइंट ये है कि बोहर्स एटॉमिक थियरी जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए काम करती है। किन के लिए काम करती है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। क्या मतलब है इसका? हाइड्रोजन लाइक एटम्स, देखो हाइड्रोजन आपका 1 हो गया, 1H1। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 3। तो लिथियम कितना लेना है तुम्हें? ठीक है, तो लिथियम लेना है आपने 2 पॉजिटिव, तो एटॉमिक नंबर 3 है बच्चों। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1। अब हाइड्रोजन के पास तो 1 होते हैं लेकिन लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे, लेकिन 2 पॉजिटिव लग गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 बचे। ऐसे ही हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मैं क्या लगा दूँ उस पर अगर एक पॉजिटिव, तो इन सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ बात करता है कौन से सिस्टम के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्लियर हुआ। तो हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि बड़े एटम्स के लिए ये बात नहीं कर पाता है। ठीक है, इन्होंने स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में बताया था, तो वो चीज़ें सिर्फ इसी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। दूसरा है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, बहुत बेसिक है, ठीक है, उसके डिटेल में तुम्हें नहीं जाना है, डिटेल में है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि मान लो तुमने स्पेक्ट्रम बनाया इनमें से किसी का, तो ये कुछ लाइंस मिली हैं आपको, ठीक है, ऐसी कुछ कलर्स की लाइंस आई, मान लो एक ऑरेंज है, एक रेड है और एक ग्रीन है, ऐसा है। तो स्टार्क इफेक्ट क्या कहता है कि जब आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो देखा गया कि ये लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती है, मतलब और टूट जाती हैं, एक लाइन से 3-4 लाइनें और निकल जाती हैं। तो इस स्प्लिटिंग के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं था, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट इनटू फर्दर लाइंस, तो ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। तीसरा है जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी ऐसा देखने को मिलता है, तो वो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं आ पाता है। चौथा है डुअल बिहेवियर, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला टॉपिक वही है, डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन बताई और पार्टिकल्स बताया उन्हें, लेकिन बाद में जाके पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव कैरेक्टर भी रखता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी रखता है, यानी कि 2 बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वो क्या था? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, और इन्होंने उसकी लोकेशन भी बताई और स्पीड भी बताने की कोशिश करी। अभी हम आगे एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग, उसका कहना यह है कि आप एक साथ इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड नहीं बता सकते, लेकिन इन्होंने दोनों फार्मूले दिए थे, वेलोसिटी के लिए भी फार्मूला दिया और एनर्जी के लिए भी फार्मूला दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे एरर आएगा इसका। ठीक है, तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर नहीं बता पाए। और लास्ट है कि ये नहीं समझा सकते कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हालांकि इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, मेन क्या है इसमें कि ये किसके एप्लीकेबल है? सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम और स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसे कहते हैं हम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। इसके बाद आता है आपका डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। चलिए, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो इसको समझाया था डी ब्रोगली ने, डुअल नेचर। ध्यान रखेंगे मैटर की बात चल रही है, ठीक है।
तो डुअल नेचर अगर हम बात करें तो इनका कहना यह है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। ये वेव कैरेक्टर हो गया और ये पार्टिकल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डी ब्रोगली ने इसके लिए एक वेवलेंथ सजेस्ट करी जिसको बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या एम वी की जगह आप लिख सकते हैं एच अपॉन पी। तो आप बोल सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी कि पी। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग है, डी ब्रोगली। फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें बस। तो डुअल बिहेवियर क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर भी दिखाते हैं और पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं। तो वेव नेचर दिखाएंगे तो इस वेवलेंथ को आप बोल सकते हो डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर कौन सी वेव, मैटर वेव। आई बात समझ में। तो डी ब्रोगली का एक छोटा सा रिलेशन आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। फिर ऐसे ही डुअल नेचर ऑफ लाइट भी होता है, उसके लिए भी आप फॉर्मूले याद रखें। उसके लिए क्या होता है हमारे पास, कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ध्यान रख लो, ज़्यादा डिटेल में है नहीं तुम्हारे इसमें। लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, इस बार लाइट की बात चल रही है, ठीक है। डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट, तो लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। फिर एक फार्मूला और होता है आपका न्यू बार, तो इसको बोलते हैं 1/λ। उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसको स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ है सिलेबस में, ठीक है, बट फार्मूला फिर भी आप ध्यान रख लेंगे। तो मैंने क्या कहा, डुअल नेचर ऑफ मैटर वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है और पार्टिकल की तरह। तो वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसके लिए डी ब्रोगली ने समझा दिया है, पार्टिकल तो सभी बता रहे थे, ये फॉर्मूला है। फिर मैंने कहा लाइट भी ऐसा ही करती है, लाइट भी डुअल बिहेवियर दिखाती है। तो अगर हम लाइट के लिए बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू। फिर वेव नंबर होता है 1/λ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो क्या कहता है हाइजेनबर्ग, ठीक है। ये चौथा प्रिंसिपल है। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जिसमें एक aufbau प्रिंसिपल आया था आपका, एक पाउली प्रिंसिपल आया था और एक हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आज बात करते हैं हाइजेनबर्ग। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, लास्ट वाले लेक्चर में ही बड़े टॉपिक थे, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इससे भी फॉर्मूले से और स्टेटमेंट से सवाल होंगे, ठीक है। हाइजेनबर्ग न्यूमेरिकल नहीं होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनका कहना यह है कि फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि जिनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, यानी कि नॉर्मली ऐसे ही नहीं देख सकते विदाउट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वगैरह। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक साथ 2 चीज़ें नहीं बताई जा सकती, यानी कि उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम। मोमेंटम को आप किससे रिलेट कर सकते हो, वेलोसिटी से। मोमेंटम लिख लो या फिर क्या लिख दो, वेलोसिटी। तो आप एक साथ ये 2 चीज़ें नहीं बता सकते। जैसे आप बाइक से या कार से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ऐसे मीटर आने लगे हैं, मतलब मीटर नहीं भी ले अगर आप, कि वो आपकी लोकेशन भी बता रहे हैं उस टाइम पे और स्पीड भी बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने मैप ऑन किया हुआ है और आगे से मीटर आपको स्पीड दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं जैसे आपसे कि क्या स्पीड है, तो उसी टाइम पर आप अपनी स्पीड भी बता सकते हो और उसी टाइम पर अपनी लोकेशन भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे मेरी स्पीड ये थी, फिर यहाँ पे ये है। तो हमारे लिए इस लॉ का कोई मतलब डेली लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। हम अपने लिए पोजीशन भी बता सकते हैं उसी टाइम पे और मोमेंटम भी बता सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, आयंस, इनके लिए पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बताया जा सकता। वहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाती है, मतलब एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ध्यान रखना बोहर्स थ्योरी में एच अपॉन 2 पाई है, यहाँ पे क्या है 4 पाई है। जहाँ पे डेल्टा एक्स को बोलते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है।
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, बात समझ में आ गई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो P इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। तो ये डेल्टा P अगर लेना है यानी कि डिफरेंस, अब मास में तो चेंज नहीं आएगा ना, तो डेल्टा किसके आगे लगाओगे, V के आगे। तो रख लो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। एक तरीका ये हो गया। फिर मैं अगर इस m को हटा के यहाँ लगा दूँ तो एक तरीका ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला है, तो इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। आई बात समझ में। अब ये कैसे बोहर्स थ्योरी की लिमिटेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। मोमेंटम का मतलब मैंने कहा सिंपल सी बात क्या है, वेलोसिटी। लेकिन अभी जो हम बोहर्स थ्योरी पढ़ के आए हैं तो उसमें जो हमने शेल्स बनाए उसके लिए फॉर्मूला लिखा था En इज इक्वल टू एनर्जी वाला, है ना। तो वो बता रहा है, बोहर्स ने एनर्जी का फार्मूला भी दिया, ठीक है, और रेडियस का फार्मूला भी दिया कि कितनी दूर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और साथ में वेलोसिटी का भी। यानी कि वो बता सक रहा है, वो कह रहा है कि तुम बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसकी स्पीड ये है। यानी कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है और उसकी स्पीड ये है, तो मैंने तो लोकेशन भी बता दी और वेलोसिटी भी बता दी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, यानी कि अनसर्टेनिटी आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि हाइजेनबर्ग जो है वो बोहर्स थ्योरी की क्या है, एक लिमिटेशन है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, काफ़ी बहुत मेजर टॉपिक होता है ये, रेडियल नोट्स वगैरह, ठीक है, बहुत हाई लेवल्स की बातें होती हैं, बट आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी इस लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए हमें कितना जानना होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स यहाँ से एंट्री ले रही है। ठीक है, नाम से ही सुना होगा तुमने क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या हमें यूज़ करना है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तुम्हें बस क्या करना है, इसको अपने सिलेबस के लिए इक्वेशन को ध्यान रखना है, उसमें लिखे गए टर्म्स के नाम पता होने चाहिए। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अब जब बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, तो उसके लिए एक इक्वेशन दी गई जिसे कहा गया है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये एक 3 डायमेंशनल लोकेशन को बताती है, स्पीड को बताती है। ठीक है, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ इसे। तो ये होती है, या तो इसे डेल बनाया जाता है इस तरीके से, या फिर खाली डी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। तो डेल स्क्वायर साई, ये डी करके कर लो याद, आप कोई दिक्कत नहीं है, फिर ज़्यादा मैथमेटिकल फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फिर ये डी स्क्वायर साई, साई बोलते हैं इसे, अभी समझाते हैं धीरे धीरे सब। ठीक है, ये वाई हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। फिर आता है 8 पाई स्क्वायर एम, ये मैं भी भूल जाता हूँ इसलिए मैंने लिख के रखी है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। सबसे पहले बात करते हैं साई की, कि यहाँ पे साई क्या होता है। साई होता है वेव फंक्शन। ठीक है, नाम याद रखने, क्योंकि तुम डिटेल नहीं समझ सकते अभी। तो साई क्या होता है, वेव फंक्शन। ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन दिया गया है जो वेव को डिफाइन करना चाह रहा है। बाकी ये डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी वाई डी, और ये डी जेड है। एक्स वाई जेड में क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो इनको तो क्या नहीं पूछा जाएगा। एच क्या है आपका, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई पाई होता है, एम मास है, ई है यहाँ पे ई लिख लेंगे। ई होती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसे कहा जाता है ई। और वी होती है यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, वी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। पहला सवाल क्या हो सकता है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पहचाननी हो, या फिर आपसे पूछे कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में वी किसको रिप्रेजेंट करता है, साई किसको रिप्रेजेंट करता है। साई तो भाई याद रखेंगे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है
स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक, अब इसी के बाद आता है एक टॉपिक हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ये ग्रेजुएशन में पढ़ा करते थे हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक, तो ये छोटा सा वहाँ का टॉपिक है। तो देखो क्या होता है, चीज़ें सिंपल है, नाम बहुत डिफिकल्ट है, चीज़ें दिखने में अजीब लगेंगी। साई एंड साई स्क्वायर, तो तुम्हें पढ़ना कितना है वो मैटर करता है ना उसके बारे में। साई एंड साई स्क्वायर, तो साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई महत्व तो नहीं होता है। ठीक है, साई एक जस्ट मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका महत्व होता है, ये क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना के बारे में हमें कौन बताता है, साई स्क्वायर बताता है। यानी कि साई की वैल्यू से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, साई का स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि वैल्यू सारी पॉजिटिव में आए, तो वही आपको बता सकता है क्या कि क्या चीज़ें हैं। तो क्या ध्यान रखना है, साई क्या है, किसका सिग्निफिकेंस नहीं है, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, किसका सिग्निफिकेंस है, साई स्क्वायर का। ठीक है, साई क्या है, एक सिर्फ वेव फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, क्योंकि साई स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसके स्क्वायर से हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि उस 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। इसके बाद बस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, जिसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने हैं, नोड देखने हैं, फिर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हेडिंग डालेंगे ग्राफ फॉर, चलो नोड के बारे में बता देता हूँ मैं तुम्हें पहले। देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला है। तो नोड ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में ग्लोब दिखाया था, तो मैंने कहा था अर्थ है हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर ह्यूमन के पाए जाने की संभावना है। पाए जाने की संभावना क्या है ही ह्यूमन, लेकिन क्या हर लोकेशन पे है, हर एक पॉइंट पे ह्यूमन है? तो ऐसा बहुत सारा सी लेवल है, ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जहाँ तक अभी तक ह्यूमन नहीं पहुँचा है, पहुँचा भी है तो कोई वैसे नहीं है, सिचुएटेड नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा रीजन है जहाँ पर ह्यूमन नहीं हो सकता, उस रीजन को क्या कहते हैं, नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा उसे क्या कहोगे, नोड कहोगे। तो इसके लिए फॉर्मूले तुम्हें क्या ध्यान रखने हैं, टोटल नोड, नोड 2 तरह के होते हैं, तो टोटल नोड निकालने होंगे अगर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1, जहाँ पे n आपका n-1, जहाँ पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, दूसरा होता है रेडियल नोड, रेडियल कहो या फिर इसको स्फेरिकल नोड कहा जाता है, रेडियल नोड या फिर स्फेरिकल नोड। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है n-l-1। तीसरा आता है, दूसरा यानी कि एंगुलर नोड, क्या बोलते हैं इसे हम, एंगुलर नोड। अब एंगुलर नोड में क्या होता है, एंगुलर नोड में देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा। ठीक है, कैसे इसको ऐड करके ये तो आएगा। अब देखो, तो एंगुलर नोड बताना है तो एल, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड बताने तो n-l-1। तो इससे डायरेक्ट सवाल भी आ सकते हैं, फॉर्मूला निकालने के लिए आ सकता है। एग्जाम्पल देखो, अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 4p के अंदर बताओ कि टोटल नोड कितने हैं, एंगुलर कितने हैं और स्फेरिकल कितने हैं। ठीक है, तो चलो पहले एंगुलर बताओ मुझे, एंगुलर नोड बताओ कितने होंगे, तो बोलो भाई। एल की वैल्यू कितनी होगी पी के लिए, क्या होता है 0 1 2 3, एस पी डी और एफ, है ना, क्वांटम नंबर पढ़ लिए तुमने। तो एल कितना है इसके लिए, पी के लिए कितना है L1, तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर नोड। अब रेडियल या स्फेरिकल नोड बताओ, रेडियल या स्फेरिकल नोड, n कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, L कितना है 1, फिर -1, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो टोटल नोड कितने आ रहे हैं तुम्हारे, 3 आ रहे हैं, देख लो 4 - 1 3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, चलो ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, कहीं पे स्पीड लगे तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और ऊपर ही आपने इनका आइडिया लेना है। काफ़ी बड़े टॉपिक्स होते हैं, बड़े मतलब छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, एक लेवल होता है उन टॉपिक्स का। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर बनाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नोड्स के लिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने वाले हैं हम साई वर्सेस आर। ठीक है, बहुत इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको, नहीं तो इतना इजी नहीं है इसको समझना, कोशिश करेंगे हम।
आपको समझा पाएँ। तो वेव फंक्शन और रेडियल नोड्स, ठीक है, इनके बीच में। तो पहला एग्जांपल इसमें मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए कि तुम रेडियल नोड बनाओ 1s के लिए, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या करना है आपने, ये देखो, अभी साई स्क्वायर का मतलब भी बताएंगे। तो ये हो गया साई और ये है आर, इधर है रेडियल नोड, इधर है आपका वेव फंक्शन। तो पहले रेडियल नोड निकालो, कितने आएंगे इसके लिए। क्या फॉर्मूला लिखा था अभी रेडियल नोड के लिए, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। तो n कितना है 1, l कितना होता है इसके लिए 0, फिर उसके बाद -1। तो क्या कोई नोड आ रहा है, कोई नोड नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इसे कैसे बनाते हैं, बस ऐसे याद रखना है तुम्हें। ये कहीं पे कट नहीं कर रहा है, ठीक है, कट करेगा तो नोड आ जाएगा, राइट। ये हुआ। इसके लिए अच्छी बात क्या होती है, अगर तुम ये ग्राफ बनाते हो साई स्क्वायर और आर के लिए, तो भी यही आने वाला है सेम, ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड में। मान लो आपको बनाना है 3s के लिए, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कर लिया। चलो देखो, तो क्या है हमारे पास, रेडियल नोड कितना निकलेगा बोलो, n माइनस एल माइनस वन। एन कितना है 3, l कितना है s के लिए 0, -1, कितने नोड आ रहे हैं 2, यानी कि 2 जगह कट करने वाला है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो, ये रहा आपके पास साई और ये रहा आपका रेडियल नोड आर। तो ऐसे कट करोगे, 2 जगह कट करना है, 1, ये 2, फिर ऐसे छोड़ दोगे। तो ये है 1 और ये 2, कितने नोड आ गए 2। कितना इजी है देखो पहचानना, ठीक है। वहाँ पे पता होगा, तुम्हें नोड निकाल लोगे, देख लोगे कहाँ पे 2 कट आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब अगर इसके लिए साई स्क्वायर वाला ग्राफ बनाए, तो देख लेना ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है, साई स्क्वायर आर। तो अगर इस लाइन से वैल्यू नीचे चली गई तो वो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी। अगर साई स्क्वायर करेंगे, अगर हम किसी वैल्यू का नेगेटिव है, -2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा ना। तो कोई भी माइनस वैल्यू नहीं आएगी अगर उसका क्या कर दिया जाए स्क्वायर। तो अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, कट अभी भी 2 आएंगे, तो 1 ऐसे, तो ये बन गया 1 और ये बन गया 2, फिर ये आगे ऐसे चला जाएगा। तो कट तो अभी भी 2 हैं लेकिन नीचे नहीं गया है, आई बात समझ में। तो ये आप लोगों का ग्राफ इस तरीके से रहता है। अब हम देख लेते हैं एक पी ऑर्बिटल के लिए ग्राफ, ठीक है ना। तो पी ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं मैं आपको दे देता हूँ 3p। तो 3p के लिए निकालो, रेडियल नोड्स कितने आएंगे। तो इसके लिए रेडियल नोड आने वाला है, n कितना हो गया 3, p कितना होता है 0, 1, 2, एस पी, ठीक है, कितना होता है 1, और n माइनस एल माइनस वन, तो कितना आ गया ये आ गया 2, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, दिख रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्राफ याद रखेंगे किस तरीके का होता है, तो 1 और ये 2, 2, 2 और इसमें 0, 2p और 3p, 3p है ना, 2 आए हैं पक्का, 3p ना, n इक्वल टू 3, ओह सॉरी, ठीक है, -2 है, कितना आएगा 1, तभी मैं सोच रहा हूँ इतने नोट कैसे आ जाएंगे। तो यहाँ से चलेंगे हम न्यूक्लियस से इसमें, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लाइन से दिखा सकते हैं। तो कितने नोड लाने हैं, 1 लाने हैं सिर्फ, ये बस, ठीक है, इतना ही। उसके बाद ऐसे आ जाओ वापस, तो सिर्फ एक जगह कट लगेगा, ठीक है ना। तो एक ही नोड है तो स्क्वायर करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, कट आएगा। एक सेकेंड ना, ये नीचे की तरफ जाएगा, हाँ ये, ठीक है। तो साई है ना, क्योंकि साई स्क्वायर नहीं है तो ये नीचे चला गया, एक कट आ गया। अब साई स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तो ये सिर्फ यहाँ से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये एक आएगा। बना लोगे ऐसे ही, बस ऐसे ही सांप सीढ़ी बनाते जाओ। अगर 3 नोड आ गए, ठीक है, साई के लिए है, तो 1, 2, 3 ऐसे चले जाना, 1, 2, 3, ठीक है। साई स्क्वायर होगा तो सारे ऊपर ही ले जाना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो ये कहानी थी आपकी नोड की। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई टॉपिक अगर बच गया हो तो। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वांटम नंबर्स पढ़ ली हैं हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनोमलिस कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल, हुंड्स रूल, पाउलीज, बोहर्स थियरी, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर आज पढ़ा हमने, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर,
रेडियल एंड एंगुलर नोड्स, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, यही है। ठीक है, ये सारे कर्व हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। होपफुली आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, फिर हम आ जाएंगे अपने नए चैप्टर पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।